बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना स्टार्ट किया था। जो आपको बताया गया है न्यूक्लिक एसिड में, एक बार मैं केवल रिमाइंड कराता हूं आपको। न्यूक्लिक एसिड, किसी भी न्यूक्लिक एसिड का जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हो तो उसमें 3 टाइप के कंपोनेंट्स मिलते हैं। पेंटोज शुगर 2 हुआ करती थी, राइबोज आरएनए में, डीऑक्सी राइबोज ये कहाँ थी, डीएनए में। नाइट्रोजनस बेसेस होते थे, आपको 5 नाइट्रोजनस बेसेस के नाम लिखाए गए थे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमीन। कहाँ पे क्या होता है सब आपको वहीं पे बताया गया था। इसके बाद तीसरा बताया था कंपोनेंट, वो था फॉस्फेट ग्रुप मोइटी। याद आ गया आपको? अच्छा, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बना था, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप के कॉम्बिनेशन से क्या बना था, न्यूक्लियोटाइड। जब कई न्यूक्लियोटाइड्स में कंडेंसेशन हो गया था तो क्या बन गया था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बात समझ में आ गई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। इतना लिखा दिया था आपको। अब हमें क्या पढ़ना है, डालेंगे हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में हमें डीएनए के 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। एक उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, और दूसरा है उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सुनिएगा बेटा, डालें आप हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, प्राइमरी स्ट्रक्चर की। बेटा ये बताओ, डीएनए में कौन सी पेंटोज शुगर होती है, बोलो। पेंटोज शुगर, कौन सी पेंटोज शुगर होती है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज किस किस से कंबाइन करेगा, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस से, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। यूरेसिल से नहीं करता है डीऑक्सीराइबोज, थाइमीन। 4 टाइप के इसके न्यूक्लियोटाइड्स बनते थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा भाई, कई न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ जाएंगे तो वो जो चेन बनेगी उस चेन को हम क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, देखो कुछ बनाना नहीं इसमें और कुछ मतलब ज्यादा लिखना भी नहीं है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका क्या सीक्वेंस है, यहां पे कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है। जब हम इस चीज को पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है, जब आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड को आइडेंटिफाई करेंगे सीक्वेंस वाइज, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप, जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा ना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये न्यूक्लियोटाइड और नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड, इनमें डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि दोनों में पेंटोज शुगर जो होगी वो डीऑक्सीराइबोज होगी। डिफरेंस कहां पे मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा आपको नाइट्रोजनस बेस में। कहीं पे एडेनिन होगा, कहीं पे गुआनिन होगा, कहीं पे साइटोसिन होगा, तो कहीं पे थाइमीन होगा। तो जब हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में न्यूक्लियोटाइड कौन सा है ये पढ़ते हैं, मतलब उसका सीक्वेंस पढ़ते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड्स में जो डिफरेंस होगा वो कहां पे होगा, वो केवल नाइट्रोजनस बेस में होगा और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप बात करेंगे एक पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड में, क्योंकि डीएनए में सारे के सारे पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज होंगे और आरएनए में सारे के सारे पेंटोज शुगर राइबोज होंगे। तो लिखिएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, इट इज स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इट इज स्टडी ऑफ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। It is a study of sequence of nucleotides in a polynucleotide chain. In a polynucleotide chain. ये आपसे कभी पूछा भी नहीं जाएगा एग्जाम में,
लेकिन अब है क्या ना, अब ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन आपका बढ़ गया है एग्जाम में, तो जानना हमारे लिए जरूरी है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या। AR क्वेश्चंस भी आपके यहाँ आएंगे, तो सारी चीज़ें जानना हमारे लिए जरूरी है। भले ही आपके यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को फंसाया जा सकता है। तो एक नोट आप जरूर लिख लो, यहाँ पे लिखो, 2 न्यूक्लियोटाइड्स डिफर, कहां पे डिफरेंस होगा बोलो, 2 न्यूक्लियोटाइड्स डिफर विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजनस बेस, विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजनस बेस इन अ न्यूक्लिक एसिड, इन अ न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में जो आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डालेंगे हेडिंग, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। देखो बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, जो डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया, ये साइंटिस्ट हुआ करते थे वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया। बेसिकली जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है उसमें हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया, जरा समझ लीजिएगा। इन्होंने डीएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताया उसमें बोला डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। कैसा मतलब, इसमें क्या होगा, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। कितनी होती हैं? एक नहीं होती है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी। ये कैसे बनती है? न्यूक्लियोटाइड्स के बीच कंडेंसेशन से। ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है। दोनों चेन्स कैसे रन करती हैं? एंटी पैरेलली। कुछ ध्यान देने वाली बातें। दे गेव डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या क्या फीचर्स हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के? डबल हेलिकल बोल दिया, डबल बोल दिया, दिस मीन्स क्या है? 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं। पहली बात, खास बात याद रखें, दोनों चेन्स पैरेलल होती हैं और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी? हालांकि एनसीईआरटी में आपके यहाँ केमिस्ट्री में नहीं लिखा है, ये सब बायो में लिखा हुआ है। 20 एंगस्ट्रॉम होती है और दोनों चेन्स एंटी पैरेलल होती हैं। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी? सेम। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? अगर एक चेन 5 डैश से 3 डैश है तो दूसरी क्या होगी? 3 डैश टू 5 डैश। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि 3 डैश और 5 डैश क्या होता है। ये पेंटोज शुगर में काउंटिंग करते हैं हम लोग। दूसरी बात समझ में आ गई। नंबर 1 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दूसरा, 2 चेन्स जो होंगी वो कैसी होंगी? एंटी पैरेलल। और क्या करती हैं? दोनों इस तरीके से क्वाइल अप होके, ऊपर से देखें तो ऐसे करके क्या करते हैं? क्वाइलिंग कर लेते हैं दोनों के। ऐसा नहीं कि ऐसे करके आएंगे और ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे नहीं। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमेशा कैसी मेंटेन रहेगी? 20 एंगस्ट्रॉम। पैरेलल रहेंगे, एंटी पैरेलल रहेंगे। और दोनों क्या करते हैं? फिर ऐसे करके ऐसे हेलिसेस बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो डबल मतलब 2 स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। और क्या बनाते हैं? हेलिसेस बनाते हैं। अच्छा, जो 2 चेन्स होंगी उनके बीच में जो कनेक्टिविटी होती है, भाई 2 चेन्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? तो ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दोनों चेन्स सेम नहीं होती हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। अगर यहां पर एडिनिन है तो यहां पक्का है क्या होगा? थाइमीन। यहां अगर थाइमीन है तो यहां क्या होगा? इसके सामने एडिनिन। अगर यहां साइटोसिन है तो यहां ग्वानिन होगा, और अगर यहां ग्वानिन है तो यहां पर क्या होगा? साइटोसिन। एडिनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये होता है। हालांकि बायोलॉजी में तो बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है, ये इतना डिटेल में हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना होता है। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब 10 इधर और 10 इधर। कहने का मतलब ये हुआ 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक हेलिक्स में। और एक हेलिक्स की जो पिच होती है, मतलब जो डिस्टेंस होगी, वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम।
मतलब कह सकते हो कि दो बेस पेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा सा हम आपको बना के दिखाते हैं। देखो, अगर आपको बहुत अच्छा देखना है तो आप बुक में जाकर के डायग्राम देख सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, मेरी तो बहुत खराब है, तो आप वहां से जाकर के बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना सकते हो। मैं यहां पर केवल इतना बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से ये हमने एक स्ट्रैंड ले लिया, ठीक है, और ये इधर की तरफ क्या है, ये दूसरा स्ट्रैंड है डीएनए का। बेटा ये ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये कैसे होते हैं बताया था आपको। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होती है, हमेशा फिक्स होती है। ऐसे करके हम दिखा सकते हैं, इस तरीके से। यहां पर ये ऐसे आएगा, और ये यहां पर ऐसे जाएगा इस तरीके से। ये यहां पर आएगा ऐसे, इस तरीके से। नीचे जगह नहीं है बहुत ज्यादा जो हम आपको दिखा सकें। छोटा कर दें तो एक काम करते हैं, ये सब हटा देते हैं, फिर छोटा सा बनाते हैं। देखो बेटा, इस तरीके से हमने यहां से स्टार्टिंग की, इस तरीके से यहां पर हमने ये दूसरा स्ट्रैंड लिया, कुछ ज्यादा कर्व्ड हो गया। बताया था आपको पहले कि ड्राइंग बहुत ज्यादा खराब है। इस तरीके से आएगा, ये यहां पर चलेगा, अब कर्व कम हुआ। अरे अभी यहां पर हमने क्या, इस तरीके से ये यहां पर हमने क्या किया था, मोड़ा था इसको ना, तो यहां पर हाँ आता है भैया। भैया ये हमसे बन जाए तो बहुत, अभी बन जाएगा, नेक्स्ट बार बन ही जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर ये ठीक है बेटा, ये इस तरीके से क्या होता है, इसको आप रन करा लीजिए। ध्यान दें, बढ़िया बनाना है आप बुक से बना सकते हो। मैंने बस आपको केवल बता दिया। ये वाला अगर स्ट्रैंड कैसा है, ये वाला 3' दिख रहा है ऊपर का, ये इधर की तरफ आ रहा है। 3'2 कैसा है, 5'। तो ये वाला स्ट्रैंड कैसा होगा, 5' 3' ऐसे करके होगा। ठीक है, और जो एक हेलिक्स की पिच होती है यहां से यहां तक, ये हम सब लिखा ही देंगे आपको, ये कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। और ये जो डिस्टेंस होती है दो डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच की, ये कितनी होती है, ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। और हमने बताया ना यहां की तरफ, अगर देखो यहां लिख रहे हैं, अगर यहां पर ए है तो यहां पर पक्का है, इसके सामने क्या होगा, T, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने आएंगे, 2। यहां पर अगर C है तो यहां पर पक्का है, क्या होगा, G, और दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसके बीच देखो हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं ये, और C और G के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाए हैं। इस तरीके से होता है। बाकी आप अच्छा डायग्राम देख के बना लीजिएगा। चलिए आप लिख लीजिए। कुछ ज्यादा अच्छा बन गया ये,
बहुत ही खराब बना हुआ डायग्राम। ये वाला आप इसको मतलब आप फाइनल मत करिएगा, डायग्राम आप बुक से फाइनल कर लीजिएगा। आप समझ तो गए हैं ना? ये एक्चुअली ना ये आमने सामने नहीं होते हैं कभी, इसकी वजह से खराब लग रहा है। ये जो आएगा यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये गलत है, ये ऐसे ही आएगा और जो यहाँ पर टर्न होगा वो यहाँ पे होगा ऐसे। क्या क्या बेटा? बोलो बोलो, लिखिएगा। डायग्राम आपको वैसे भी घर से बनाना, लिखें। वॉटसन एंड क्रिक, ऊपर नाम लिखे थे मैंने। एंड क्रिक proposed double stranded helical structure of DNA. Watson and Crick proposed double stranded helical structure of DNA. आप पॉइंट वाइज लिखो, ज्यादा अच्छा है। आप बायो नहीं पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। 2 डीएनए स्ट्रैंड्स मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स रन एंटी पैरेलली, run anti-parallelly at a distance of 20 angstrom. At a distance of 20 angstrom. फुल स्टॉप के बाद लिखो anti-parallelly means if one strand is 3' to 5', if one strand is 3' to 5', then other is 5' to 3', then other is 5' to 3'। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the distance between two helices is, distance between two helices is कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। डिस्टेंस बिटवीन 2 हेलिसेस इज कितनी होगी बेटा? 34 एंगस्ट्रॉम। हेलिक्स होता है HELIX। डिस्टेंस बिटवीन 2, तो हेलिक्स की हेलिक्स थोड़ी ना होगी, हेलिसेस ही होती है। इज क्या होगी? 34 एंगस्ट्रॉम एंड इट हैज 10 बेस पेयर्स। इट हैज 10 बेस पेयर्स। 10 बेस पेयर्स का मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड्स, 10 पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 10 इस तरफ और 10 इस तरफ। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 2 DNA strands are complementary of each other. 2 DNA strands are complementary of each other. सेम नहीं होते हैं, हमेशा कैसे होते हैं? complementary. 2 DNA strands are complementary of each other and connected through hydrogen bonds. Connected through hydrogen bonds. Between bases of 2 DNA strands. Between bases of 2 DNA strands.
अच्छा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बहुत ख़राब बनाया, उसके बाद भी आप लोगों ने अच्छा बना लिया। इमेजिनेशन बहुत बढ़िया है आप लोगों की, खराब से भी आप लोगों ने इमेजिन करके अच्छा बना लिया। चलिए ठीक है, लिखिएगा, इसी में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद एडिनिन ऑलवेज, एडिनिन, भैया ये सब पढ़ाया हुआ है, कहां चले गए आप लोग। एडिनिन ऑलवेज लिंक्स विद थाइमीन, थाइमीन TH बाई होगा। एडिनिन ऑलवेज लिंक्स विद थाइमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साइटोसिन ऑलवेज विद, साइटोसिन ऑलवेज विद गुआनिन, साइटोसिन ऑलवेज विद गुआनिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साइटोसिन विद गुआनिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद आप लिखेंगे देखो एनसीईआरटी में तो आपके यहाँ केमिस्ट्री में जो मैंने लिखा दिया है इतना भी नहीं है, ये डिस्टेंसेस वगैरह नहीं दी हैं, 34, 20, 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर शायद दिया हुआ है। इसके अलावा थोड़ी सी बात आपको और बता देते हैं, जो ये स्ट्रक्चर दिया गया था इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं जिसको हम कहते हैं चरगाफ रूल। तो नई लाइन से एक नोट लिख लो आप, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नोट में लिखोगे स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन चरगाफ रूल। एक्चुअली पहले तो स्ट्रक्चर देखा गया, बाद में चरगाफ रूल दिए गए। साइंटिस्ट का नाम है, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, कैपिटल C बना लेते हैं। चरगाफ्स रूल क्या है? चरगाफ्स रूल, पहला रूल है जितने भी प्यूरीन बेसेस होंगे, प्यूरीन्स इज इक्वल टू पायरिमिडीन्स। बेटा प्यूरीन्स क्या होते हैं? प्यूरीन्स होते हैं एडिनिन और गुआनिन, और पायरिमिडीन्स कौन से होंगे? साइटोसिन प्लस थाइमीन। भाई आपको ये बात पता ही है, आप चाहो तो ये चीज आप चेक कर सकते हो। कैसे? क्योंकि आपको पता है A हमेशा किसके बराबर होगा? T के, और C किसके बराबर होगा? बोलो, G के। तो देखो ध्यान दो, हमने क्या किया, हमने बस इसको और इसको, भाई ये इसके बराबर होगा, क्या किया हमने, इसको यहां रखा, ठीक है, तो थाइमीन को यहां रख दिया, राइट। अगर G यहां रखा तो C को यहां रख दिया, कोई दिक्कत? बोलो। अच्छा, एक तो रूल ये है, रूल 1 है ये। रूल 2 क्या है? रूल 2 है A प्लस T अपॉन C प्लस G, ये होता है कांस्टेंट। किसके लिए? फॉर अ स्पीसीज। ह्यूमन बीइंग के लिए ये रेशियो अलग होगा, किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए ये रेशियो अलग होगा। ये होते हैं चरगाफ्स रूल। बेटा ये डीएनए का हम लोगों ने सेकेंडरी स्ट्रक्चर खत्म कर लिया। अगर बात करें हम आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो अगर आरएनए के प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पुरानी बात रिपीट हो जाएगी कि जो राइबोज शुगर होगी, राइबोज पेंटोज शुगर होगी, उसके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। वो न्यूक्लियोटाइड्स कंडेंसेशन करके क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, राइट। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का सिंगल स्ट्रक्चर होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लेकिन आपके यहाँ कभी सिंगल स्ट्रैंडेड, कभी कभी आपके यहाँ डीएनए और आरएनए में डिफरेंसेस आ जाते हैं लिखने को। तो अगर डिफरेंसेस आए लिखने को तो आप क्या लिखोगे?
देखो एक तो पेंटोज शुगर का ही मिल जाएगा। डीएनए में पेंटोज शुगर क्या है? डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में क्या है? राइबोज। एक तो डिफरेंस ये मिल गया आपको। दूसरा आप कह सकते हो कि डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है, थाइमीन होता है, और आरएनए में यूरेसिल होता है, थाइमीन नहीं होता है। और क्या डिफरेंसेस भाई? जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, और आरएनए का कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। एक बात और बोल सकते हो कि डीएनए में डुप्लीकेट होने की पावर होती है, मतलब डीएनए क्या कर सकता है? अपना ही क्लोन बना सकता है, जबकि आरएनए में ये एबिलिटी नहीं होती है। तो बस इस हेडिंग के साथ हम लोग न्यूक्लिक एसिड को खत्म करेंगे। डालें हेडिंग, डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। 3-4 डिफरेंसेस लिख लीजिए। डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए। लिखें बेटा। डीएनए में पहला पॉइंट लिखिएगा, इट हैज डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। इट हैज डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर। आरएनए में राइबोज पेंटोज शुगर। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में लिखिएगा डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट। यूरेसिल, URACIL, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट। बेटा एक मिनट, हाँ क्या लिखा? यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट। आरएनए में थाइमीन नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट। थाइमीन नाइट्रोजनस बेस इज एब्सेंट। लिखा? कितने हो गए? 2 हुए। तीसरा लिखिएगा डीएनए में, इट हैज डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं कि हर जगह यही होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप में भी डीएनए होता है, कहीं सर्कुलर होता है, कहीं कुछ होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, पता नहीं बैक्टीरिया वायरस में कहीं होता होगा। इन जनरल डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए में क्या लिखोगे? सिंगल स्ट्रैंडेड। आखिरी पॉइंट लिखिएगा डीएनए में, इट हैज एबिलिटी ऑफ डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेशन या रेप्लिकेटिंग एक ही बात होती है। इट हैज एबिलिटी ऑफ डुप्लीकेशन, और आरएनए में नहीं होती है ये एबिलिटी। तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को खत्म करते हैं। 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड को खत्म किया। पहले लेक्चर में कुल मिला के हम लोगों ने पूरी केमिस्ट्री पढ़ी थी इसकी, कि किस तरीके से क्या स्ट्रक्चर होता है पेंटोज शुगर का, किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, किस नंबर से कनेक्टिविटी होती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ये? तो फिलहाल इसको इतना, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करते हैं।